हेलो बच्चों, आज तुमको केमिकल काइनेटिक्स में स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर पर निर्भर करता है। तो पहला होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर भी निर्भर करता है कि रिएक्टेंट किस तरह का है। अगर कोई आयनिक कंपाउंड बन रहा है तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। कोवलेंट कंपाउंड बन रहा है तो रिएक्शन थोड़ा सा क्या होगा, स्लो होगा। तो क्या हो रहा है, रिएक्टेंट के नेचर पर निर्भर कर रहा है। जैसे एग्जांपल के देखो कि मान ले तेरे पास क्या है, NaCl सोल्यूशन है, मतलब नमक में क्या मिला दिए, पानी प्लस सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है, AgNO3 किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। तो ये टूट किस में जाएगा बताओ, आपका Na प्लस और Cl माइनस, ये क्या टूट जाएगा बताओ, Ag प्लस और क्या NO3 माइनस। और अपना क्या करेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंड एक्सचेंज करेगा, इसका प्लस इसका माइनस, मतलब ये प्लस और ये माइनस, फिर ये प्लस और ये माइनस आपस में क्या करेगा, कंबाइन कर जाएगा। तो दो सॉल्ट बनेगा, एक सॉल्ट किसका बनेगा, AgCl। इसी का तेरा क्या होता है, व्हाइट PPT बनता है। और आपका ये Na और NO3 आपका क्या होगा, ये सॉल्युबल सॉल्ट रहेगा, टेस्ट ट्यूब में क्या रहेगा, ये सॉल्युबल रहेगा। तो जैसे ही हम दो आयंस को क्या किए, रिएक्शन किए, तुरंत क्या होगी, आयंस में टूट गया और तुरंत क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या बहुत फास्ट है। तो रिएक्टेंट के नेचर पर निर्भर किया, आयन से तुरंत टूट गया और कॉरस्पॉन्डिंग आयन क्या किया, एक दूसरे एक्सचेंज किया और रिएक्टेंट से क्या बन गया, प्रोडक्ट में क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। जैसे मान लेते हैं कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन, जैसे मान लेते हैं आपका H2 है, ध्यान देना, फिर क्या है, Cl2 है। अब दोनों कंबाइन करें क्या बनेगा, मान लो 2 मोल ऑफ क्या बना, HCl, ये भी गैस के फॉर्म में। तो कैसे बनेगा, पहले अब यहाँ H के बीच बॉन्ड है, फिर यहाँ क्या है, Cl के बीच बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, फिर एक नया बॉन्ड क्या बनेगा, HCl बनेगा। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा स्लो है, मॉडरेट है, इसको टूटने में देर लगेगा, टूटेगा, फिर आपका HCl बनेगा, फिर आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में शिफ्ट होगा। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, स्लो है। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा। अगर आयनिक रिएक्शन होगा तो बहुत फास्ट होगा, कोवलेंट होगा तो उससे क्या होगा, स्लो होगा। अगर रस्टिंग ऑफ आयरन देखा जाए, अगर रस्टिंग ऑफ आयरन देखा जाए, रस्टिंग ऑफ आयरन देखा जाए तो वो रिएक्शन और स्लो है। फार्मूला क्या है इसका, रस्टिंग का होता है आपका Fe2O3 इंटू क्या, XH2O। कैसा कलर का रस्टिंग लगता है तुमको मालूम है, ब्राउन PPT। तो कहने का मतलब रिएक्टेंट का नेचर पर भी क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। जैसे मान लेते हैं, एक ही चीज़ और एग्जांपल देते हैं कि मान लेते हैं आपको और एग्जांपल देते हैं कि जब नाइट्रिक ऑक्साइड को, NO को, जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं या इसको कंबसन करवाते हैं और क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये रिएक्शन फास्ट होता है। लेकिन यही कार्बन मोनोऑक्साइड को, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ही बोलते हैं इसको, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड ही बोलते हैं या इसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ही बोलते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो जब कंबसन करवाते हैं मतलब क्या, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में और क्या बनता है, NO2, तो फास्ट होता है। लेकिन वही कार्बन मोनोऑक्साइड को जब कंबसन करवाते हैं और क्या बनाते हैं, CO2, तो ये रिएक्शन क्या होता है बता, स्लो होता है। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर निर्भर करता है, किस तरह का रिएक्टेंट है उस तरह से क्या होगा, प्रोडक्ट में क्या होगा, शिफ्ट होगा। इसको लिख लो, आयनिक होगा तो फास्ट होगा, कोवलेंट होगा तो आयनिक से थोड़ा क्या होगा, स्लो होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन होगा तो और स्लो होगा। तो रिएक्टेंट के नेचर पर भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। देखो ना, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को कंबसन कर रहे हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड कंबसन, दोनों को कंबसन कर रहे हैं, लेकिन कोई फास्ट हो रहा है, कोई स्लो हो रहा है। तो डिपेंड करता है क्या, उसका नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर, किस तरह का रिएक्टेंट है। लिख लो,
दूसरा आता है कंसंट्रेशंस पर, दूसरा इफेक्ट करता है कंसंट्रेशंस पर। याद रखना, कंसंट्रेशंस बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। क्यों? जल्दी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट शिफ्ट होगा। मान लेते हैं एक क्लोज कंटेनर, ध्यान देना, एक क्लोज कंटेनर में हम H2 का मॉलिक्यूल, ध्यान देना, H2 का मॉलिक्यूल्स और Cl2 का मॉलिक्यूल रखे हैं एक क्लोज कंटेनर में, ध्यान देना। उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसका अमाउंट ज़्यादा है, किसका किसका? H2 का। तो क्या करेगा? ज़्यादा कोलाइड करेगा, H2 और Cl2 का मॉलिक्यूल ज़्यादा कोलाइड करेगा। जैसे H2 का मॉलिक्यूल, मान लीजिए H का मॉलिक्यूल है ये वाला, ध्यान देना, और ये Cl का मॉलिक्यूल से जब दोनों कोलाइड करेगा आपस में, ये कोलाइड करेगा, ये कोलाइड करेगा, वेल कोलाइड करेगा, वेल ओरिएंटेशन में कोलाइड करेगा, तो ये आपका ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, मतलब H का बॉन्ड टूटा, Cl का बॉन्ड टूट गया और एक नया बॉन्ड क्या बन गया बताओ? HCl बना। तो जितना ज़्यादा H2 का मॉलिक्यूल होगा, Cl2 का मॉलिक्यूल होगा, उतना एक दूसरे से ज़्यादा कोलाइड करेगा और जिस कंटेनर रखे उसके वाल से भी क्या करेगा? कोलाइड करेगा। तो जब जैसे कोलाइड करेगा तो पहले का बॉन्ड टूटेगा, एक नया बॉन्ड में क्या कन्वर्ट होगा। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, जितना ज़्यादा H2 और Cl2 का मॉलिक्यूल्स कंटेनर में होगा, उतना ज़्यादा कोलाइडेशन होगा, और जितना ज़्यादा कोलाइडेशन होगा उतना बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा और एक नया बॉन्ड में क्या होगा? कन्वर्ट होगा। तो कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। मीन्स जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा गैसियस मॉलिक्यूल्स का एक क्लोज कंटेनर में, उतना आपस में क्या करेगा? ज़्यादा कोलाइड करेगा। ज़्यादा कोलाइड करेगा तो ज़्यादा बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा। जितना ज़्यादा बॉन्ड टूटेगा उतना एक नया बॉन्ड बनेगा, उतना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जल्दी शिफ्ट होगा। दैट मीन्स हम क्या समझे कि कंसंट्रेशन को तुम बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का कोलाइडेशन ज़्यादा होने लगेगा। ज़्यादा कोलाइडेशन होगा तो उसका ओल्ड बॉन्ड टूटेगा और एक न्यू बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, मतलब उसका रिएक्शन क्या होगा? फास्ट हो जाएगा। इसको भी लिख लो। ये बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो रहा है? टूट रहा है। देखो ये बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो रहा है? टूट रहा है, और ये आपका एक H और Cl का बॉन्ड क्या होगा? बनेगा। तो इसको बोलते हैं, याद रखना, आगे पढ़ाएंगे, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजिशन बॉन्ड स्टेट। एक बॉन्ड का टूटना और एक बॉन्ड का जुड़ना, मतलब H का बॉन्ड टूट रहा है और HCl का बॉन्ड क्या हो रहा है? बन रहा है। उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। एक ही टाइम एक बॉन्ड का टूटना, एक बॉन्ड का जुड़ना बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो ये बॉन्ड देखो ना, ये बॉन्ड H का टूटेगा, ये वाला H का टूटेगा और ये टूट रहा है, और HCl का बॉन्ड क्या हो रहा है? बन रहा है, और ये पूरा टूट जाएगा और HCl के बीच बॉन्ड बन जाएगा। तो इसको मतलब यहाँ क्या बन गया? देखो तो H और Cl में क्या बन गया? मतलब न्यू बॉन्ड बन गया। तो ये कब होगा ये पॉसिबल? जब H2 और Cl2 का मॉलिक्यूल्स क्लोज कंटेनर में ज़्यादा कोलाइड करेगा, ज़्यादा बॉन्ड टूटेगा। जितना ज़्यादा बॉन्ड टूटेगा उतना नया बॉन्ड बनेगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। कब? जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तब। चलो, तीसरा होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ध्यान देना, तीसरा होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जनरली टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। जनरली मतलब जनरली तुम क्या करोगे? जनरली रेट ऑफ रिएक्शन जो है बढ़ता है। इसका मतलब बढ़ना। जब हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को क्या कर देंगे? इंक्रीज करेंगे। लेकिन कहता है कि अगर मान ले तुम 25 डिग्री सेल्सियस में वर्क कर रहे हो, कोई रिएक्शन कर रहे हो, और इसमें से अगर तुम और 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? 35 डिग्री सेल्सियस। तो उसका रेट ऑफ रिएक्शंस जो हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन ट्वाइस हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ट्वाइस, 2 गुना हो जाएगा। तो कहता है जिस टेम्परेचर में तुम रिएक्शंस कर रहे हो तो उसमें अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और बढ़ा देंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। याद रखना चीज़ को, 2 टाइम्स
बढ़ जाएगा। जनरली टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन जिस टेम्परेचर में तुम रिएक्शंस कर रहे हो उसमें से अगर 10 डिग्री टेम्परेचर और रेज कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाता है। लिख लो। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, तो चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट क्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शंस को फास्ट करता है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल ले रहे, एज्यूम कर रहे हैं कि मान ले A प्लस बी कंबाइन कर रहा है और C बन रहा है। A प्लस बी आपका रिएक्टेंट है, ध्यान देना, और आपका C क्या है, प्रोडक्ट है। अभी विदाउट कैटालिस्ट नहीं डाले हैं तो ये 500 डिग्री सेल्सियस में क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो यहाँ जब 500 डिग्री में हीट करेंगे तो A यहाँ क्या है, A के बीच मॉलिक्यूल होगा, यहाँ B क्या होगा बता, B के बीच मॉलिक्यूल होगा, तो क्या होगा बताओ। और मान लें यहाँ AB बन गया, सपोज करो, नहीं प्रोडक्ट क्या बन गया, AB बन गया, तो इसका बॉन्ड टूटेगा, इसका बॉन्ड टूटेगा और AB के बीच बॉन्ड बनेगा। अब रिएक्टेंस क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। लेकिन अगर इसमें कैटालिस्ट लगा देंगे A प्लस बी, मान लें लगा दिए, हम एज्यूम कर रहे हैं रिएक्शन कि अगर हम लगा दिए Fe लगा दिए कैटालिस्ट, अब मान लेते हैं 200 डिग्री टेम्परेचर देंगे ना तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या हो, जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैटालिस्ट क्या करता है, आपका रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करता है, बढ़ाता है। टेम्परेचर क्या होगा, कम लगने लगा। पहले कितना लग रहा था, 500 विदाउट कैटालिस्ट, लेकिन जब कैटालिस्ट लगा दिए तो टेम्परेचर कितना लगा, 200 लग गया। मैंने 300 टेम्परेचर तुमको क्या करना पड़ा, बच गया, सेव हो गया उतना टेम्परेचर। और तुम कैटालिस्ट लगा देने से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसको ग्राफ के थ्रू हम समझाना चाहते हैं, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, फास्ट करता है। और याद रखना कैटालिस्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, लेकिन अपने चेंज नहीं होता है, वो जिस फॉर्म में वही फॉर्म में रहता है, वो याद रखना। तो इसको ग्राफ के थ्रू हम समझाना चाहते हैं कि देखो कि मान लेते हैं एक ग्राफ बनाते हैं, इसको आगे भी पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा ग्राफ देख लो कि मान ले x एक्सेस है और ये y एक्सेस है और इसका ये एनर्जी बैरियर है। अब बताएंगे अभी एनर्जी बैरियर क्या होता है। ये मान ले इसका एनर्जी बैरियर है, ठीक है, ये इधर रिएक्शंस हो रहा है या इधर मान ले एनर्जी है, इधर एनर्जी है और इधर रिएक्शंस हो रहा है, रिएक्शन प्रोग्रेस। ध्यान देना, मान ले अभी तेरे पास क्या था, ध्यान देना, H2 मॉलिक्यूल्स था और Cl2 मॉलिक्यूल्स था, दोनों कंबाइन कर क्या बन रहा था, बैलेंस कर देंगे क्या हो जाएगा, 2HCl गैस बन रहा था। तो जितना अच्छा से H2Cl2 का मॉलिक्यूल क्या करेगा, कोलाइड करेगा, जितना वेल कोलाइड करेगा, वेल ओरिएंटेशन में कोलाइड करेगा, उतना क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट से क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो मान लेते हैं अभी तेरे पास एक क्लोज कंटेनर था और इस क्लोज कंटेनर में हम H2 गैस और Cl2 गैस रखे हुए थे इसके अंदर, तो सब मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है, तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, सब मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। तो उस एनर्जी को बोलते हैं भाई एवरेज एनर्जी। मान ले यहाँ पर है, इसको बोलते हैं क्या, एवरेज एनर्जी, ER का मतलब हमने मान लिया एवरेज एनर्जी, सभी के पास से सभी मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, उसको बोलते हैं क्या, एवरेज एनर्जी। लेकिन क्या सभी मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट से बनेगा प्रोडक्ट, नहीं, वही मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा जो वेल कोलिजन करता है, वेल ओरिएंटेशन में कोलिजन करता है। अगर वेल ओरिएंटेशन में कोलिजन करेगा तब क्या होगा, उसका ओल्ड बॉन्ड टूटेगा और एक न्यू बॉन्ड बनेगा। लेकिन इधर उधर कोलिजन करने से बॉन्ड नहीं टूटेगा, अगर बॉन्ड नहीं टूटेगा तो एक नया बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। जैसे एग्जांपल हम देते हैं, इसको मिटाते हैं इसको, जैसे मान लेते हैं, देखो अब तुम बता, यहाँ पर H है या H है और यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, तो यहाँ पर देखो वेल ओरिएंटेशन में कोलाइड हो रहा है, यहाँ वेल ओरिएंटेशन में कोलाइड हो रहा है।
तो वेल ओरिएंटेशन में कोलाइड होगा तो क्या होगा, तुरंत ये बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब H का बॉन्ड टूटेगा, Cl का बॉन्ड E बॉन्ड टूट रहा है धीरे धीरे, और धीरे धीरे बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, बनेगा। तो एक बॉन्ड का टूटना और एक बॉन्ड का जुड़ना उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अभी बताएंगे, अभी तुमको आगे भी पढ़ना है कोलिजन थ्योरी, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट। को पूछेगा कि बाबू ट्रांजिशन स्टेट किसको बोलते हैं, तो बोलना सर एक बॉन्ड का टूटना और एक बॉन्ड का जुड़ना। तो ये H का बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है, और HCl का बॉन्ड जुड़ रहा है, और आपस में ये टूटते जाएगा, ये बॉन्ड बनते जाएगा और HCl में कन्वर्ट होते जाएगा। तो ये कब होगा, जब वेल ओरिएंटेशन में कोलाइड करे। सही मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है, लेकिन सही मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, वही बनाएगा जो वेल ओरिएंटेशन में कोलाइड करता है। तो सभी मॉलिक्यूल्स तो कोलाइड कर रहा है, सभी के पास जो एनर्जी तो क्या बोलते हैं, एवरेज एनर्जी, लेकिन वही रिएक्टेंट से बनाएगा प्रोडक्ट जो वेल कोलिजन करता है, वेल ओरिएंटेशन में। मान लेते बन गया प्रोडक्ट, लेकिन अगर ऐसा कोलिजन करे, मान लेते ऐसे, ध्यान देना कि मान ले यहाँ H और यहाँ Cl, ये कोलाइड करेगा, तो ये तो कोलाइड कर रहा है, लेकिन ये कोलाइड नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ वेल कोलिजन तो नहीं हो रहा है, यहाँ वेल कोलिजन नहीं हो रहा है, वेल ओरिएंटेशन में कोलिजन नहीं हो रहा है, तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। जब ये बॉन्ड नहीं टूटेगा तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, तो उसके पास कौन सा एनर्जी होगा, एवरेज एनर्जी। तो जो भी मॉलिक्यूल इस गैस के अंदर, इस कंटेनर के अंदर है, और जो भी कोलाइड कर रहा है, उसके पास जो एनर्जी होगा उसको बोलते हैं एवरेज एनर्जी। लेकिन एवरेज एनर्जी से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, वही बना पाएगा जिसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है। एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आएगा, जो वेल ओरिएंटेशन में कोलाइड करता है, जिससे कि उसका ओल्ड बॉन्ड टूट जाता है और न्यू बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। तो इतना उसके पास एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी। तो ये एनर्जी कौन लाएगा, जो वेल ओरिएंटेशन में कोलाइड करता है, ठीक है। तभी क्या होगा, ये एनर्जी यहाँ पर आएगा, ये एनर्जी, और यह एनर्जी जाएगा, फिर ये एनर्जी बढ़ जाता है। फिर जब एनर्जी बढ़ेगा तो यहाँ एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो एनर्जी बढ़ने से तुमको मालूम है कि स्टेबिलिटी घटता है, तुमको ये भी मालूम है। तो जैसे एनर्जी बढ़ जाएगा तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, फिर ये रिएक्टेंट से क्या होगा, प्रोडक्ट की ओर शिफ्ट करेगा, और रिएक्टेंट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। और ये तरह यहाँ क्या था, रिएक्टेंट था। रिएक्टेंट कौन कौन माने थे हम लोग, H2 प्लस क्या माने थे, Cl2, और यहाँ क्या बन जाएगा बताओ, 2HCl गैस बन जाएगा। तो जो यहाँ से यहाँ तक एनर्जी लगा, यहाँ से एनर्जी कब लगा, जब भाई वो वेल ओरिएंटेड में क्या किया, कोलाइड किया, तब वो एनर्जी आया। तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी को हम क्या करते हैं, E से डिनोट करते हैं। तो ये सबके पास नहीं होता है, उसी के पास होता है जो मॉलिक्यूल वेल ओरिएंटेशन में कोलाइड करता है, ठीक है। अब सुनो, अब ये तेरा विदाउट कैटालिस्ट था, अभी कैटालिस्ट हमने नहीं लगाया था, विदाउट कैटालिस्ट। लेकिन जब कैटालिस्ट लगा देते हैं ना, तो देखो यहीं घूम जाता है, यहीं से घूम जाता है, यहीं से घूम जाता है। ये तरह क्या हो गया, विथ कैटालिस्ट, विथ क्या है, कैटालिस्ट। तो यहाँ से क्या हो, एनर्जी कम लगा, माने कोई वेल ओरिएंटेशन में भी कोलाइड नहीं किया है, वो भी क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। मीन्स अगर इससे तुम क्या निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष निकला सर कि अगर तुम कैटालिस्ट लगा देते हो, अगर तुम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में अगर कैटालिस्ट लगा देते हो, तो क्या करता है ये बंदा, क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा, तो जो मॉलिक्यूल वेल कोलाइड नहीं भी किया होगा, वो भी मॉलिक्यूल क्या होगा, रिएक्टेंट से क्या होगा, प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। तो कोई पूछेगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ कैटालिस्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, तो बोलना सर कैटालिस्ट का पहला रोल है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। जितना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, उतना मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो ना, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या हुआ कि मान लो इसके पास जो सभी मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी था उसको बोलते हैं एवरेज एनर्जी।
लेकिन एवरेज एनर्जी से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जो मॉलिक्यूल वेल कोलाइड करे, वेल ओरिएंटेशन में कोलाइड करे, तब उसका ओल्ड बॉन्ड को तोड़ेगा, एक नया बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो उसके पास जो एनर्जी आएगा, जो वो इस एनर्जी बैरियर को पास कर देगा, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए एक लाइन होता है, उस लाइन को बोलते हैं एनर्जी बैरियर। उस एनर्जी बैरियर को पास करना है, तो उस एनर्जी बैरियर को वही पास करता है जिस मॉलिक्यूल्स के पास एक्स्ट्रा एनर्जी आता है। तो एक्स्ट्रा एनर्जी कब आएगा? जब वो वेल कोलिजन करेगा, वेल ओरिएंटेशन में कोलिजन करेगा, तब वो बॉन्ड टूटता है और एक नया बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। तो उससे जो एनर्जी मिलता है मॉलिक्यूल्स को, उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और ये क्या करता है? इस लाइन को क्रॉस कर देता है, और जैसे ही यहाँ पर पहुँचता है ना, तो यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, तो स्टेबिलिटी कम हो जाता है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? एनर्जी थोड़ा क्या करेगा? लॉस करेगा, और वो रिएक्टेंट से क्या होगा? प्रोडक्ट में शिफ्ट होगा। लेकिन ये विदाउट कैटालिस्ट था, लेकिन जब कैटालिस्ट लगा देंगे ना, तो यहीं से घूम जाए, देखो ना ऐसे घूम गया तुरंत। तो यहाँ क्या हो गया? एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया, इसका मतलब क्या? कि कोई मॉलिक्यूल वेल कोलाइड भी नहीं किया है, तो वो भी मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो कैटालिस्ट क्या करता है? आपका एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है? कम करता है, और मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जल्दी शिफ्ट होता है। तो इसको लिख लो। एक होता है सरफेस एरिया भी, पांचवा होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भी बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। मान ले कोई सॉलिड के फॉर्म में है, और वही क्या आ गया? लिक्विड के फॉर्म में, वही आ गया गैस के फॉर्म में। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अगर कोई रिएक्टेंट गैस के फॉर्म में होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। लिक्विड में होगा तो गैस से थोड़ा क्या होगा? स्लो होगा। सबसे कम किसका होगा? सॉलिड के में, क्योंकि उसमें सरफेस एरिया क्या कम है। क्यों? मॉलिक्यूल सब सामने सामने है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। अगर लिक्विड के बात किया जाए, सब मॉलिक्यूल क्या फैला हुआ है, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर गैस के फॉर्म में, तो मॉलिक्यूल दूर चला जाएगा और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। मीन्स सरफेस एरिया बढ़ने से आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता? बढ़ता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को बता देंगे न्यूमेरिकल। किसका न्यूमेरिकल? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का। तब पढ़ाएंगे रेट लॉ, पढ़ाएंगे जीरो ऑर्डर, पढ़ाएंगे सेकेंड ऑर्डर, पढ़ाएंगे फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।